अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइंस स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 504 का लेक्चर 42 दैट इज मेंटल इमेजरी। ये मेंटल इमेजरी के बारे में हम डिटेल से पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं जो उन्होंने बताया हुआ है। आइडेंटिक इमेजरी क्या होता है? आइडेंटिक इमेजरी के बारे में मैंने आपको लेसन नंबर 41 में बताया कि आइडेंटिक इमेजरी वो होती है कि जो एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक रूम में ले जाया जाता है, आपको वापस आकर कहा जाता है कि उस रूम में कितनी चेयर्स थी और आप अपने माइंड के अंदर इमेजिन करके एग्जैक्ट फिगर्स बताएं कि जनाब 12 चेयर्स थी। इसे कहा जाता है आइडेंटिक इमेजरी। और आइडेंटिक इमेजरी जो होती है वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। और यहाँ पर जो एक अच्छी बात है, एक खुशी की बात यह है कि जो दो साइकोलॉजिस्ट जिनकी आइडेंटिक इमेजरी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी थी वो दोनों ही पाकिस्तानी हैं। अनीस शेख पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट जो इन्होंने यूएसए में बहुत ज्यादा इस पर काम किया, और डॉक्टर अख्तर एहसन जिन्होंने यूएसए से पीएचडी की और पंजाब यूनिवर्सिटी से भी। ही डेवलप्ड साइकोथेरेपी ऑन आइडेंटिक इमेजरी। ये लास्ट वाली लाइन से मैं यहाँ से हाईलाइट भी कर देती हूँ। अच्छा, आगे है आइडेंटिक थेरेपी क्या होता है? अख्तर एहसन जो कि पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट हैं बेस्ड इन न्यूयॉर्क हैज डेवलप्ड अ साइकोथेरेपी दैट रिलाइज ऑन आइडेंटिक इमेज, जो कि आइडेंटिक इमेज पर रिलाइज करती थी। मतलब इन्होंने आइडेंटिक थेरेपी पे बहुत ज्यादा काम किया, जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट मतलब उन्होंने सब्जेक्ट्स के साथ किया कि अगर आप लोग आइडेंटिक एमरी जो होती है वो बचपन की ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए कि आप अपने बचपन का कोई ऐसा वाक्य याद करें जो अनप्लीजेंट हो, तो आपको वो मोस्टली लोगों को वो याद होगा। मुझे भी अपनी लाइफ में एक ऐसा जो वाक्य है वो याद है। अगर आप लोगों को कहा जाए कि आप लोग अपनी बचपन का कोई ऐसा वाक्य याद करें जो कि मतलब कि अच्छा नहीं था, आप कहीं से गिरे हो, आपको चोट लगी हो, आपकी मदर ने आके आपको उठाया हो, आपके कहीं कपड़ों पे ब्लड लग गया हो, आपको हॉस्पिटल लेके गए हो, वो किस तरह की जगह हो, वो किस तरह का कमरा हो, उसमें फर्नीचर किस तरह का हो, तो वो सारी बातें, वो जगह, वो लोकेशन, वो आपके पास कौन था, आपको किस तरह चोट आई, वो चीजें आपको याद होंगी। इसे कहा जाता है आइडेंटिक थेरेपी। आगे आइडेंट सॉरी किधर गया, हॉट एंड कोल्ड इमेजरी क्या होता है? नहीं एक छोड़ गए हम, 1 सेकेंड। आइडेंटिक साइकोथेरेपी में फिर डॉक्टर अख्तर जो है उन्होंने फिर एक टर्म यूज की, ISM, आइजम जिसे कहा गया। इट मींस इमेज, सोमैटिक कंपोनेंट एंड मीनिंग। अब इमेज के बारे में हम बहुत अच्छे से पीछे पढ़ के आए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक ये ना पता हो कि इमेज और इमेजरी क्या होता है। आगे सोमैटिक कंपोनेंट, बॉडीली कंपोनेंट क्या होते हैं? बॉडीली कंपोनेंट ये होते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि आप आंखें बंद करके कोई एक वाक्य आपने याद करें तो उस चीज का आपका बॉडी पे जरूर थोड़ी कोई ना कोई चेंजेस आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि आपको कहा जाए कि आप अपनी आंखों को बंद करें और सोचे कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन में है या आइसलैंड में है, और वहां पे बहुत ज्यादा फ्लावर्स है, एक ब्यूटीफुल लेक है, एक ग्रीनरी है हर तरफ। दिस थिंकिंग गिव्स यू अ प्लेजेंट इफेक्ट। आपके ये जब आप आंखें बंद करके सोचेंगे, आप अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी एक प्लेजेंट इफेक्ट को फील करेगी। आगे हॉट एंड कोल्ड इमेजरी। हॉट एंड कोल्ड इमेजरी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी कोल्ड इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको कहा जाए कि अपनी आईज क्लोज करें और सोचें कि आप ऐसी जगह पे हैं जहां पर आप आग के पास बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आग, इतना आप आग के करीब बैठे तो आपको उसकी तपश फील हो रही है, और इतनी ज्यादा फील हो रही है कि आप अपना स्वेटर उतार देते हैं और उसके बावजूद भी आपको पसीना आ रहा है, इस कदर तपश को आप फील करें। तो जब आप आंखें बंद करके इस एनवायरनमेंट को फील करेंगे तो जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आपकी ठंडक को आप जो महसूस कर रहे थे वो कम होना शुरू हो जाएगी। आपको थोड़ा थोड़ा वार्म मतलब हीट मिलना शुरू हो जाएगी, मतलब मिलना नहीं शुरू होगी, फील होना शुरू हो जाएगी। इसे कहा जाता है हॉट एंड कोल्ड इमेजरी। अगर आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मोस्ट आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की बॉडी को थोड़ा सा हॉट टेम्परेचर फील होना शुरू हो, या थोड़ी सी जो कोल्ड टेम्परेचर है वो कम फील हो, लेकिन कुछ कुछ जो है वो नहीं कर पाएंगे। और ये कुछ फॉल्ट है, ये कुछ नहीं कर पाते, ये इमेजिनरी की बात है कि किसी की इमेजिनरी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी और किसी की नहीं। अच्छा, ये हमारा था ये सिंपल से इसमें एक्सपेरिमेंट थे 3 से 4 दिन का, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। आगे हम चलते हैं लेसन नंबर 43 पे, लैंग्वेज एंड थॉट्स। लैंग्वेज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड द नेचुरल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ अदर स्पीशीज इज एनॉर्मस। वो कहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जानवर की एक जुबान, जानवरों की भी एक जुबान होती है, इंसानों की एक जुबान होती है, परिंदों की एक जुबान होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो एक कम्युनिकेशन होती है। जो परिंदे आपस में करते हैं वो भी एक कम्युनिकेशन होती है, जो जानवर करते हैं वो भी एक कम्युनिकेशन होती है, वो लैंग्वेज नहीं होती। इस चीज का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर अगर एक कोई भी एक डॉग है, ठीक है, वो अपने मालिक को देखकर दुम हिलाना शुरू कर है, तो आप कहते हैं कि वो उससे वफादारी का इजहार कर रहा है। तो ये एक कम्युनिकेशन है जिसको आप समझ रहे हैं। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड, रिलीजियस, लॉ, मोरालिटी। अब लैंग्वेज वो होती है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में होती है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होती है, और वो लैंग्वेज जो कि टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है। लैंग्वेज के बगैर आप कभी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी तरह हमने कहा हुआ है कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, चाहे वो रिलीजन है, लॉ है या मोरालिटी है। ठीक है, अब हमें डिफरेंस समझना है कि लैंग्वेज क्या होती है। ऊपर हमने देख लिया कि जो परिंदों और जानवरों की बात होती है वो एक कम्युनिकेशन होती है। आगे हम देखेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। आगे उन्होंने बात की कि लैंग्वेज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। नॉम चॉम्स्की हैं, इन्होंने लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा काम किया, मतलब बहुत ज्यादा स्टडी किया, और इन्हें इनकी कुछ जो है इनको क्रिटिसाइज भी किया गया। इनमें सबसे पहले इन्हें बताया गया प्रोडक्टिविटी एंड रेगुलरिटी के बारे में। अच्छा, अब हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्टिविटी होता है कि लामहदूद हद तक जुमले बनाने की जो सलाहियत हमें दी गई है उसे कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। मतलब हमारे पास वर्ड्स कम है लेकिन हम उन थोड़े वर्ड्स से ही लामहदूद जुमले बना सकते हैं, इसे कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। लेकिन रेगुलरिटी क्या होता है कि जो हमारे पास महदूद एक लिमिटेड रूल्स मौजूद है उसको रेगुलरिटी कहा जाता है। आगे मतलब रूल्स को पढ़ना और जानना जरूरी नहीं होता कि आप रूल्स को पढ़ें और जानें, लेकिन वो हमारे माइंड के अंदर, हमारे माइंड में उनकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद होती है। ठीक है, उसे कहा जाता है रेगुलरिटी। आगे अब हम देखेंगे कि व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या होता है। A grammar should be able to prescribe or generate all the acceptable sentences of a language and be able to reject all the unacceptable sentences in the language. There are rejecting a syntactic violation. यहाँ पर उन्हें 3 sentences दिए हैं। The girls hits the boys. The girl hit a boys. The boys were hit the girl. These are called syntactic violation. उन्हें कहा कि ये syntactic violations हैं। सिंटैक्स वायलेशन क्या होता है कि वायलेंस ऑफ वर्ड कॉग्निशन रूल्स, मतलब आप वायलेंस, आप ये कोई किसी सेंस नहीं बन रही है सेंटेंस की। अभी जो पहला सेंटेंस था ये मीनिंग मतलब ये मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, इनमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हमें ग्रामर बताएगी कि आपने कैसे करेक्ट करना है। द गर्ल हिट्स द बॉयज, इसकी करेक्शन क्या होगी, द गर्ल हिट द बॉयज। इस तरह आप बाकी भी देख लेंगे कि कैसे करेक्ट होंगे। रिजेक्ट सिमेंटिक वायलेशन क्या होता है, मतलब कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली, सिंसियरिटी फ्राइटन द कैट, दीज आर करेक्ट साइंटेक्टिकली बट रॉन्ग सिमेंटिकली। अब ये साइंटेक्टिकली तो करेक्ट है लेकिन ये सिमेंटिकली बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। सिमेंट मतलब इन सेंटेंसेस का कोई सेंस नहीं बन रहा। रिजेक्ट फोनोलॉजिकल वायलेशन। फोनोलॉजिकल हमने पहले भी देखा था कि आवाज वोकल, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वेयर इज द वेव्स। ठीक है, अब हमारे यहाँ ये क्या होता है कि हम जब पाकिस्तानी इंग्लिश बोलते हैं तो हम वी और डब्ल्यू में डिफरेंस नहीं रखते, वेयर इज द वेव्स बोल देते हैं। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर कोई गोरा होता है जिनका एसेट और होता है इंग्लिश बोले का, आप उसे कहेंगे वेयर इज द वेव्स, वो नहीं समझेगा। उनका वो अलग तरीके से वी को अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, डब्ल्यू को अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये प्रोनाउंस करने का जो अमल है उसको फोनोलॉजिकल वायलेशन कहा जाता है। द ग्रामर इंक्लूड्स, ये लास्ट लाइन है हाईलाइट नहीं हुई, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। द ग्रामर इंक्लूड्स फोनोलॉजी, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। ग्रामर किस चीज पर मुश्तमिल है, फोनोलॉजी पर, सिंटैक्स पर एंड सिमेंटिक्स पर। फोनोलॉजी मींस साउंड, सिंटैक्स मींस स्ट्रक्चर एंड सिमेंटिक्स मींस मीनिंग। ये इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाता है हमारे पास लिंग्विस्टिक इंट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर उर्दू की एक एग्जाम्पल दी हुई है कि हम देखते हैं कि लड़की ने लड़के को मारा, लड़के ने लड़की से मार खाई। अब ये दोनों जो सेंटेंस हैं ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, इनके मीनिंग सेम है, दे आर सेइंग द सेम थिंग। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं जिन लोगों को उर्दू आती है ये बिल्कुल एक ही बात कर रहे हैं। आगे अबव टू सेंटेंस है पैराफ्रेज। हम यहाँ पे हम ये कहेंगे ये दोनों सेंटेंस क्या है, पैराफ्रेजेस हैं क्योंकि इनके मीनिंग सेम है। एम्बिग्यूटी क्या होता है, एम्बिग्यूटी मींस वन वर्ड हैज मोर मीनिंग्स दैट आर कंफ्यूजिंग। किसी एक चीज के एक से ज्यादा मतलब होना, जैसा कि उन्होंने आगे कहा हुआ कि दे आर कुकिंग एप्पल्स। अब हम कहेंगे सेब कौन पकाता है, लेकिन नहीं, जब जो हमारे मतलब कि आप यूएसए में जाएं, जहां पे जाएं वहां पे एप्पल्स की डिफरेंट डिशेस बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में भी एप्पल्स का मुरब्बा बनाया जाता है, वहाँ पे भी एप्पल्स की डिफरेंट डिशेस बनती हैं, तो इसलिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं दे आर कुकिंग एप्पल्स। लेकिन इसके मीनिंग्स दो आ रहे हैं, या तो आप इसे ये समझेंगे कि वो सेब पका रहे हैं,
या आप ये देखेंगे कि दे आर कुकिंग एप्पल्स, वो कुकिंग एप्पल्स में, ठीक है, या वो एप्पल्स मतलब कि कुक किए जा रहे हैं, बन रहे हैं, या वो कुकिंग एप्पल्स हैं, ठीक है। तो एक ही वर्ड के दो मीनिंग्स शो हो रहे हैं। ग्रामर कैन स्पेसिफाई वेल फॉर्म्ड सेंटेंस, इल फॉर्म्ड वंस एंड व्हाई। ग्रामर जो होता है वो हमें स्पेसिफाई करता है वेल फॉर्म सेंटेंस को और इल फॉर्म सेंटेंस को, मतलब ग्रामर जो होता है वो हेल्प करता है हमारे सेंटेंसेस को करेक्ट करने में। कॉम्पिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस क्या होता है, यहाँ पर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड टॉक टू हिज मदर एंड सेज, एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है लुक मम फिश, मदर कहेगी फिश, चाइल्ड नो फिश, मदर ओ फिश, चाइल्ड यस फिश। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ आ भी गई होगी अक्सर तो कि बच्चा कहता है कि लुक मॉम फिश, वो फिश को फिश बोल रहा है क्योंकि वो फिश को फिश नहीं, सॉरी क्या मैं बोल रही हूँ, फिश को फिश नहीं बोल पा रहा, वो फिश बोल रहा है। लेकिन जब उसकी मदर उसे फिश बोलती है तो वो कहता है नो फिश। जब उसकी फिर मदर कहती है कि फिश, वो कहता है यस फिश। मतलब उसको एक पहचान है वर्ड की कि ये फिश है, लेकिन वो प्रोनाउंस उसे फिश कर रहा है। और जब आप उसे फिश करोगे तो वो कहेगा नो, और जब आप उसे फिश बोलोगे तो उसे समझ आएगी कि आपको समझ आ चुकी है उसकी बात की। अब यहाँ पे क्या है कि कॉम्पिटेंस क्या होता है, काबिलियत, और परफॉर्मेंस क्या होता है, कारकर्दगी जो आप एक्ट करते हैं। और इस एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि बच्चे में सलाहियत तो है लेकिन कारकर्दगी नहीं है, ठीक है, उसको समझने की सलाहियत तो है, वो बात को समझ रहा है, लेकिन वो उसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा कि उसे बोलना कैसे है। और इसी तरह बच्चों में बोलने की निस्बत समझने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, वो चीजों को समझ तो लेते हैं लेकिन वो बोलने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता उनमें आती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, फ्रेज स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेज स्ट्रक्चर में उन्होंने बात की कि ऊपर लिखा हुआ एस, एस मीन सेंटेंस, नीचे अब एक सेंटेंस आ रहा है द बॉय विल रीड द बुक। अब इसमें नाउन फ्रेज भी है और वर्ब फ्रेज भी है। नाउन फ्रेज क्या हुआ, फर्स्ट वाले जो दो वर्ड है वो नाउन फ्रेज है, दी बॉय, दी आर्टिकल में आ गया और बॉय नाउन में आ गया। आगे जो लास्ट वाले फोर वर्ड्स हैं, जो थ्री वर्ड आप कह लें, विल रीड द बुक, विल ऑक्सिलरी है, मतलब कि ये हमें बता रहा है कि फ्यूचर में, फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब ऑक्सिलरी मतलब कि हेल्प कर रहा है, हमें मदद दे रहा है, हमारे फिक्रे से मैच कर रहा है कि हमने उससे कैसे प्रोनाउंस करना है, क्या फिक्रा बनता है, फिक्रे को समझने में हमारी हेल्प कर रहा है। रीड वर्ब हो गया, उसके बाद द बुक, बुक नाउन और दी आर्टिकल। इस तरह ये एक सेंटेंस है जो कि दो फ्रेजेस पर मुश्तमिल है, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। और इस तरह ये इसको मिला के एक फ्रेज का स्ट्रक्चर बनता है। आगे फिर चमत्कार की बात हो रही है, क्योंकि हमने कहा था कि हमने लैंग्वेज पे बहुत काम किया, तो इसलिए यहाँ पे इनका बार बार जिक्र आता है। इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस अपनी बुनियादी हालत में जो होता है उसे डीप स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसा कि द बॉय रीड्स द बुक, ये अपनी बुनियादी हालत में है, इसको डीप स्ट्रक्चर कहा जाएगा। चम्स्की ने एक जुमले को दो हिस्सों में जब तकसीम करते हुए डीप स्ट्रक्चर सरफेस स्ट्रक्चर बताया, तो आगे उसके एग्जांपल है कि द बॉय रीड द बुक डीप स्ट्रक्चर में आ गया, और अब आप इसे सरफेस स्ट्रक्चर में कैसे चेंज करेंगे कि अगर आप उसे फ्यूचर में सोचें, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस की कि द बॉय विल रीड द बुक, लड़का किताब पढ़ेगा। अब विल रीड द बुक, विल आ गया तो ये सरफेस स्ट्रक्चर बन गया। जैसे आगे उन्होंने एक पूरा ये टेबल बनाया हुआ है कि बेस कंपोनेंट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी के घर जाते हैं, बेस कंपोनेंट जस्ट आप सोचते हैं कि मैंने खाना खाना है, ठीक है, फिर आप डीप स्ट्रक्चर्स में आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल करते हैं अपने कंपोनेंट पर, आप सोचते हैं कि वो घर के पहले इतने ज्यादा अफराद हैं, मैं भी खाना खाने का कह दूंगा तो उनके खाना कम ना हो जाए, फिर आप सारा कुछ सोच के एक सरफेस स्ट्रक्चर में आके फोनोलॉजिकल कंपोनेंट में ये बोल देते हैं कि जी मुझे खाना नहीं खाना, ठीक है, मतलब बेसिक कंपोनेंट में आपने सोचा कि आपको खाना खाना है, डीप स्ट्रक्चर में आपने अंदर नहीं है, नहीं के बारे में सोचा, फिर ट्रांसफॉर्मेशनल कंपोनेंट में आके आपने ये बात सोची कि मैं इस वजह से खाना नहीं खाऊंगा, फिर आप सरफेस स्ट्रक्चर में आ गए जिसमें आपने नहीं को ऐड कर दिया, और फिर फोनोलॉजिकल कंपोनेंट मतलब कि आपने उस चीज को बोल दिया। सिमेंटिक कंपोनेंट दूसरी तरफ नजर आ रहा है कि वो आपको सिमेंटिक कंपोनेंट आपको हेल्प कर रहा है कि जो चीज आप ट्रांसफॉर्मेशनल जो लेके आ रहे हैं उसके क्या मीनिंग क्या है, क्या आप जो कहना चाह रहे हो आपके मीनिंग अदा हो रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं लैंग्वेज एंड थॉट पे। लैंग्वेज इज वन फॉर्म विच वी थिंक, लैंग्वेज क्या होता है कि जो हमने पढ़ा जिसे जो हम सोचते हैं, ठीक है, और थॉट भी आगे आ गया। अब इन दोनों में क्या मतलब क्या डिफरेंस है और कितना कनेक्शन है इनका आपस में। अरिस्टोटल ने कहा कि थॉट डिटरमाइन लैंग्वेज,
अरिस्टोटल ने कहा कि थॉट जो होती है वो डिटरमाइन करती है लैंग्वेज को, लेकिन वर्फ ने 20th सेंचुरी में आके कहा कि लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। वर्फ ने जब मुख्तलिफ जमानों में काम किया, मुख्तलिफ लोगों के साथ रहकर, तो उन्होंने ये चीज नोटिस की कि मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि थॉट डिटरमाइन नहीं करती लैंग्वेज को, बल्कि लैंग्वेज डिटरमाइन करती है थॉट को। जैसा कि अरबिक में बहुत ज्यादा वर्ड यूज किए जाते हैं कैमल के लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आप सोचते हैं और फिर आप उसको देखते हैं कि किस किस कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना। आगे वाली एग्जांपल से आपको अच्छे समझ आएगा। फॉर एग्जांपल एस्किमोस जो होते हैं, वो वहाँ बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, स्नो, ठीक है। अब दो वर्ड है, स्नो और आइस। द डिफरेंस बिटवीन आइस और स्नो क्या होगा? आइस होता है जो हमारे घरों में बर्फ बनाते हैं, स्नो क्या होती है? जो कि बर्फबारी होती है। अब जो बंदा कभी मरी नहीं गया, उसे आप कहेंगे कि मरी में स्नोफॉल होती है, तो वो क्या समझेगा? उसके माइंड में आइस आएगा, ठीक है। अब उसकी सोचने की सलाहियत है ना, कि वो लैंग्वेज जो सुनेगा उससे डिटरमाइन करेगा आगे, उससे सोचेगा आगे। Chomsky took a modularity position in the debate of language and thought. He said language and thoughts are separate systems that have different process. अब यहाँ पे चॉम्स्की ने कह दिया कि लैंग्वेज और थॉट्स होते हैं एक सेपरेट डिफरेंस और एक डिफरेंट प्रोसेस है। अब हम सारी तो नहीं इसकी मान सकते, पीछे हम सारे मतलब जिसने एक्सपेरिमेंट्स किए जो कहा उसको एग्री भी किया जाता रहा है, लेकिन यहाँ पे आकर उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते। थॉट और लैंग्वेज का चोली दामन का साथ है, लैंग्वेज ही डिटरमाइन करती है थॉट को। ये थॉट आप कह सकते हैं कि डिटरमाइन करती है लैंग्वेज को, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि लैंग्वेज और थॉट एक अलग अलग सेपरेट मतलब के सिस्टम्स हैं। आगे नेचुरल ऑर्डर थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है। इन डिफरेंट लैंग्वेजेस द सेंटेंस ऑर्डर इज इन दीज फॉर्म। उन्हें कहा कि मुख्तलिफ जमानों में सेंटेंस को किस तरह ऑर्डर किया जाता है। आप सब जानते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बी वर्ब। अब एस ओ बी है कि हम इंग्लिश उर्दू में हम देखते हैं कि हामिद ने किताब पढ़ी। हामिद सब्जेक्ट पहले आ गया, किताब ऑब्जेक्ट और वर्ब पढ़ी लास्ट पे आ गया, एस ओ बी। आगे एस वी ओ, जोहन रीड्स बुक। जोहन सब्जेक्ट सबसे पहले, रीड वर्ब सेंटर में आ गया और ऑब्जेक्ट लास्ट पे चला गया। अब बी एस ओ, ये अरबिक में कोई फिक्रा बन सकता है। अब इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब की अरेंजमेंट्स होती हैं। और एस ओ बी 44% वर्ड की लैंग्वेज में यूज होता है, एस वी ओ 35%, बी एस ओ 19%, बी ओ एस 2%। जनाब यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है, लेक्चर नंबर 42 एंड 43। मैंने अपनी तरफ से पूरी पूरी कंप्लीट कोशिश की आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करवाने की, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कहीं समझ आता आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा मुझ पर भी रहम खाएं, इतनी मेहनत से हम आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने से आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला, एक हमें मोटिवेशन मिलेगी। काइंडली जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।